किसान भाई बहनों को केतकी और मंगरा का बहुत बहुत जोहार। जोहार। हाँ, तो किसान भाई बहन, चलिए हम लोग देखते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। और कृषि दर्शन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से, जिसमें हम लोग जानेंगे मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों के बारे में। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के पशुपालकों के लिए जून से चलाया जाएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि सचिव आशीष बहुगुणा ने की एक समीक्षात्मक बैठक। एक मुलाकात सफल किसान बैजनाथ महतो के साथ। और अब समाचार विस्तार से। रांची जिला में सघन रूप से गव्य विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2013-14 में बछिया पालन एवं पशु पोषण एवं चारा उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य के अंदर किसान प्रशिक्षण केंद्र सेक्टर 2 धुरवा रांची में किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। 4 जून 2013 से 29 अक्टूबर 2013 तक पशु पोषण एवं चारा उत्पादन प्रशिक्षण तथा 2 जुलाई 2013 से 8 फरवरी 2014 तक बछिया पालन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए इच्छुक दुग्ध उत्पादक जिला गव्य विकास कार्यालय रांची में अपना निबंधन करा सकते हैं। प्रशिक्षण से 2 दिन पहले एक साक्षात्कार के बाद उनका चयन किया जाएगा। पिछले दिनों राजधानी रांची में केंद्रीय कृषि सचिव आशीष बहुगुणा ने कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। केंद्रीय कृषि सचिव ने कहा कि राज्य में पिछले 3-4 वर्षों में कृषि में बेहतर कार्य हुए हैं, फिर भी इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। गांव के स्तर पर रणनीति बनाकर ही इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। राज्य में चल रहे पूर्वी भारत हरित क्रांति योजना में सरकार अपने स्तर से संशोधन कर सकती है। उन्होंने राज्य में कृषि तकनीक को और अधिक विकसित करने पर भी जोर दिया। किसान जब सब्जी फसल फूलगोभी की रोपनी करें तो बेहतर उपज के लिए कतारों और पौधों के बीच उचित दूरी के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। इससे खरपतवार भी नियंत्रित होता है, साथ ही अन्य कृषि कार्यों में भी आसानी होती है। जो किसान फूलगोभी की आगात खेती करने जा रहे हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए कतारों में बीज या बिचड़े लगाएं। पौधों का उचित विकास और पुष्ट फलन के लिए कतार से कतार और पौधों के बीच पर्याप्त दूरी होना बहुत जरूरी है। इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, फूलगोभी की खासकर जब आप रोपनी करते हैं तो इसमें इसको रीजन फर्रो में लगाएं और खास करके इसमें कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इससे आपकी खरपतवार नियंत्रण हो या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें आप जो हम पौधे से पौधे की दूरी देते हैं, कतार से कतार की दूरी देते हैं, तो इसमें आप 60 × 45 भी कर सकते हैं या 45 × 45 भी कर सकते हैं, जो कि आपके ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर निर्भर करता है। तो खास करके पंक्तिबद्ध ढंग से आप लगाते हैं तो खरपतवार नियंत्रण और अन्य जो कृषि कार्य होते हैं उससे काफ़ी आपको सुविधा मिलती है। बरसात में की जाने वाली लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए फ्रेंच बीन के उन्नत प्रभेद HAPB3, HAPB4, बिरसा प्रिया, स्वर्णलता और पूसा हेमलता लगाना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जो किसान बरसाती लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती करना चाहते हैं, वो उनके पास सिंचाई की सुविधा है तो वो अभी बुआई कर दें। लेकिन जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो 15 जून से बुआई शुरू करें। बरसात में लत्तेदार फ्रेंच बीन से बेहतर उपज लेने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना है, उस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। जिसमें बरसात आ जाती है उसी समय किसान भाई जिसके पास पानी का साधन नहीं है तो उसी समय बुआई करते हैं, लेकिन जिसके पास पानी का साधन है तो आगात खेती के लिए वो ये जो मई महीना का दूसरा पखवाड़ा में भी वो बुआई शुरू कर दे सकते हैं। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान तो बरसात आने के बाद जैसे जून का दूसरा पखवाड़ा में इसका बुआई करते हैं। और ये इस क्षेत्र के लिए जो उन्नत किस्म का विकास हमारे इस केंद्र पर हुआ है, वो जिसका बीज यहाँ से प्राप्त करके किसान भाई सफलतापूर्वक खेती कर सकती हैं, वो है HAPB3 है, जिसका बीज का रंग सफ़ेद है और जिसका उपज क्षमता करीब 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है।
और वो करीब 60 से 65 दिन में तुड़ाई योग्य हो जाते हैं, जो हरी फलियाँ। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इजाद किया गया उपकरण है बिरसा पोटैटो डिगर। इस उपकरण के सहारे किसान खेतों से तैयार आलू के कंद को बड़ी आसानी और सुरक्षित तरीके से कोड़कर बाहर निकाल सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए आज मिलते हैं ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत मतातू गांव के रहने वाले सफल किसान बैजनाथ महतो से। सफल किसान बैजनाथ महतो की कामयाबी का राज है कि वो जिस फसल की खेती करते हैं वो पूरे मनोयोग से बड़े पैमाने पर करते हैं। यही वजह है कि वो अपने फसलों से अच्छी आय भी पाते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। अभी ये अपने 3 एकड़ खेत में खरबूजे की फसल लगाए हुए हैं। ये जो हमारे खेत में देख रहे हैं, ये जो खरबूजा का जो है सो हरा भरा फसल, ये जो है सो नोनियो कंपनी का ये एक बॉबी वैरायटी है जो कि पूरे खेत में जो है सो लगा हुआ है। और समझिए कि खरबूजा का खेती लगाने में करीब समझिए कि पर एकड़ जो है सो आपको सारा खर्च लेके हार्वेस्टिंग से लेके जो है सो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझिए कि कम से कम जो है सो 50,000 रुपया जो है सो खर्च है। और जबकि इसका पर एकड़ जो है सो रिटर्न के रूप में जो है सो कम से कम समझिए कि 2 लाख रुपया से जो है सो कम जो है सो। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस तरह हैं। चावल मोटा 1,750 रुपए से 1,980 रुपए। चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,260 रुपए। चावल उत्तम 2,700 रुपए से 4,500 रुपए। गेहूं 1,350 रुपए से 1,925 रुपए। चना 3,600 रुपए से 3,800 रुपए। दाल अरहर 5,700 रुपए से 6,500 रुपए। दाल मसूर 4,400 रुपए से 5,000 रुपए। दाल चना 4,500 रुपए से 4,800 रुपए। सरसों तेल 8,600 रुपए से 9,700 रुपए। चीनी 3,300 रुपए से 3,380 रुपए। आलू 625 रुपए से 750 रुपए और प्याज 1,000 रुपए से 1,100 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में और जाना मंडी भाव। तो अब हम लेंगे एक छोटा सा विराम और जल्द ही हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा,
अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। हम लोग विराम से एकदम फटकुनी आ गए। हाँ, फटकुनी तो आ गए, लेकिन आज किसान भाई बहनों को हम बतला किस चीज़ के बारे में रहे हैं? ये तो हम लोग बहुत हर अंक में ही बताते हैं। अरे भाई, तो बताना जरूरी भी तो होता है ना। बताना जरूरी है, क्योंकि ये सावधानी जो हम लोग को बरतना है ना, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग खेती बाड़ी करें तो किसी तरह का कोई गलती ना हो, माने लापरवाही ना हो, उसका हम लोग को नुकसान ना हो। इसलिए हमारे किसान भाई बहन खेती करें तो कीटनाशी दवाई का जो छिड़काव करते हैं या उसके साथ साथ जो भी दवा का छिड़काव करें तो सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन्हीं संबंधी बातों को लेकर के हम देखते हैं एक छोटा सा रिपोर्ट। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस
और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। हाँ भाई, तो जानकारी तो बहुत अच्छी थी कि भाई छोटे बच्चों से भी कीटनाशी दवाओं को दूर रखे। जो भी रिपोर्ट में था वो तो किसान भाई बहनों ने देखा। अच्छा मंगरा, ये बताओ कि खरीफ के मौसम में किस किस चीज की खेती हम करते हैं? आप मेरा जनरल नॉलेज जानना चाह रहे हैं का? अरे नहीं भाई, हमें किसान भाई बहनों को जानकारी भी तो देनी होती है। अरे किसान भाई बहन तो हमारा उस्ताद हैं, उस्ताद, उनसे पूछिएगा, मैंने वो आपसे ऐसा सवाल पूछ देंगे ना कि दिन में भागवा जाइएगा एकदम। अरे नहीं, हम ये सवाल उनसे नहीं, ये सवाल तो हम तुमसे पूछे थे। तो हमको तो एकदम बुद्धू आदमी है, हमको तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। खाली इतने जानते हैं कि खरीफ में धान भी होता है, ढेर सारा दलहनी फसल होता है और मकाई भी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये तुमने जो कहा बिल्कुल सही है। लेकिन आज हम किसान भाई बहनों को इसी में से जो मकई का बात किया। अरे बाबा, इनको मकई के बारे में बोलना था, इसलिए हमको इतना बुलवा रही हैं। हाँ, तो किसान भाई बहनों, खरीफ के मौसम में मक्के की फसल की तैयारी कैसे करें? अरे भाऊजी, आप गबड़िया गई। फसल का खाली नहीं, मक्का का फसल लगाएंगे तो खेत का तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी लेना है। और खेत का तैयारी करेंगे, फसल लगाएंगे तो हम लोग का मक्का का फसल एकदम शानदार होना चाहिए। इसलिए हम लोग कौन सा किस्म का चुनाव करेंगे, कौन सा प्रभेद का चुनाव करेंगे, इसके बारे में हम लोग का ढेर सारा जानकारी लेकर के आए हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि किस प्रकार से इस मक्के की खेती के लिए कौन सा ज़मीन उपयुक्त होता है। हमारे किसान भाई कैसे समझेंगे कौन सा ज़मीन उपयुक्त है? किसान भाई जो भी खरीफ के मौसम में मक्के की खेती करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि वो ऊंची भूमि तथा मध्यम भूमि में मक्के की फसल लगा सकते हैं। मध्यम भूमि में अगर किसान भाई अगर मक्के की खेती कर रहे हैं तो उनको कुछ खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा बरसात की जो मात्रा है वो खरीफ के मौसम में होती है। लगभग जो 1400 mm रेनफॉल साल भर में होती है, उसमें से 1200 mm खरीफ के मौसम में हो जाती है। और मक्का का पौधा पानी के लिए जितना ज़्यादा मक्के के पानी की ज़रूरत होती है, उतना ज़्यादा अगर खेत में जल जमाव हो जाता है तो उसके लिए भी वो सेंसिटिव होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो अगर मध्यम भूमि में मक्के की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए जल जमाव ना हो, इसके लिए जल निकासी का उचित प्रबंध पहले मध्यम भूमि में कर लेना चाहिए, तभी उसको मध्यम भूमि में वो मक्के की फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जिस खेत में मक्के की फसल ले रहे हैं उसका पहले मिट्टी की जांच एक बार ज़रूर करवा लें, क्योंकि ऊपरी भूमि में अगर एसिडिक कंडीशन ज़्यादा रहती है, अम्लीय मृदा होने के कारण सारे पोषक तत्व मक्के को नहीं मिल पाते हैं तथा किसान भाई भरपूर खाद और उर्वरक का प्रयोग तथा उन्नत प्रभेदों का प्रयोग करते हुए भी बावजूद उसके अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए मिट्टी का जांच जरूर करवा लें। किसान भाई जो खेत की तैयारी करना चाहते हैं खरीफ के मौसम में, अगर उनको मक्के की फसल लगाना है तो किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले तो अभी जैसे जिस समय खेत अगर हल्का पानी जिस समय भी पड़ रहा है तो उस समय खेत की एक बुआई करके
हल्का, है ना, जिसको हम लोग करते हैं समर प्लोइंग, उसके बाद खेत को खुला छोड़ देना चाहिए इस समय। तो उससे क्या होगा कि जितने भी मृदा जनित रोग होते हैं, हाँ, वो इतनी कड़ी धूप में उस सारे विकार वो मिट्टी से नष्ट हो जाते हैं, मकोड़े जो होते हैं, हाँ, वो सब सारे नष्ट हो जाएंगे, जाएंगे, हाँ, धूप की गर्मी से, हाँ, तो उससे हाँ सारे मर जाएंगे। तो उससे होगा कि मक्के की फसल उनकी सुरक्षित रहेगी और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। दूसरा ये चीज़ उनको ध्यान देना चाहिए कि बुआई से करीब 15 दिन पहले फिर से जोताई करके उसमें करीब 5 से 10 टन अगर कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद मिले तो उसका उनको खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। क्योंकि अगर खेत में अगर वो जिस समय बुआई कर रहे हैं उस समय अगर कंपोस्ट और सड़ी गोबर की खाद दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जब वो मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस है, जब वो मिनरलाइज होगा तभी पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। लेकिन वो मिनरलाइजेशन के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उससे क्या होता है कि मृदा में जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको वो यूटिलाइज हो जाती है और मृदा उसको करने में मिनरलाइज करने में यूटिलाइज कर लेती है। तो मक्के की फसल में हाँ, मक्के की फसल की शुरुआती ग्रोथ उसके कारण शुरुआती बढ़ोतरी है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए उसका प्रयोग कम से कम 15 दिन पहले उसको मृदा में कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी वो जिस भी बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको शुरू में ही उसको सीड ट्रीटमेंट कर लें। अगर उनके पास एस्टोबैक्टर नामक जीवाणु खाद है तो एस्टोबैक्टर से अगर ट्रीट कर लेते हैं या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से ट्रीट करना है तो उससे ट्रीट कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर वो लगाएंगे तो उनका बीज ट्रीटमेंट करने के बाद उससे उनको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। जी, ये तो आपने बताया कि ये ज़मीन को कैसे तैयार करेंगे और उसमें क्या क्या बीज के लिए उपयुक्त रहेगा। तो अब ये बताएं कि कौन कौन सा उन्नत किस्म होता है इसका चुनाव में, कौन कौन सा हमारे किसान भाई ध्यान देंगे कि कौन कौन सा चुनाव प्रभेद होता है उसका चुनाव करें। मक्का में जो हम लोग प्रभेद यूज़ करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसमें मक्का के हम लोग उसको 4 भाग में बांटे हुए हैं। हाँ, एक होता है जो बहुत जल्दी किस्म एक तैयार हो जाती है उसको हम लोग एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी मक्का की कहते हैं। और एक जल्दी तैयार होने वाली किस्म है उसको अर्ली वैरायटी में, और एक मध्यम मध्यम प्रभेद में रखते हैं, और एक फुल सीजन होता है जो मतलब सबसे ज़्यादा दिन लेता है। तो अगर किसान भाई समय से अगर मक्के की बुआई कर देते हैं खरीफ में, यानी जून के अंतिम सप्ताह में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगर बुआई कर रहे हैं तो उनको किसान भाइयों को चाहिए कि फुल सीजन की जो वैरायटी हैं जैसे HQPM1 हो गया या फिर स्वान हो गया, इन सब प्रभेदों का वो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाई को कुछ देरी हो जाती है तो किसान भाइयों को जैसे मालवी मक्का 2 है, हाँ, मालवी मक्का 2 की किस्म को प्रयोग कर सकते हैं। BM1 कंपोजिट में है, BM1 प्रभेद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है तो किसान भाइयों को जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे विवेक QPM 9 है, विवेक हाइब्रिड 9 है, और यहाँ बिरसा का कंपोजिट एक वैरायटी है BVM2। इन प्रजातियों का वो प्रयोग करके किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई आपने देखा कि हमारे वैज्ञानिक साहब बता रहे थे कि कौन कौन मक्के के लिए उन्नत प्रभेद हैं, उसका कब इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर साहब आप तो ये बताएं कि प्रभेद कौन कौन सा चुनाव करेंगे हमारे किसान भाई, कब किस समय। तो आप बताएं कि जब प्रभेद चुनाव हो गया, अब ये खेत की तैयारी भी हो गई, तो अब जब लगाने में खाद की आवश्यकता पड़ती है तो कब खाद डालेंगे, लगाने के पहले या बाद में, कितने समय में। चूँकि मक्का की फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करती है और किसान भाई अगर उचित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी वो उचित उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। जहाँ तक आजकल हाइब्रिड किस्में आने लगी हैं, अगर उनमें कम अगर उर्वरक की मात्रा प्रयोग की जाएगी तो उनको किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा और उत्पादन उनका कम से कम प्राप्त होगा उनको। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई प्रयोग करें अगर वो हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं अपने खेत में। तो किसान भाइयों को जो स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा है किसान भाइयों को वो बुआई के समय पूरी मात्रा दे देनी चाहिए तथा नत्रजन की 1/3 मात्रा यानी 50 किलोग्राम उन लोग को बुआई के समय ही प्रयोग करनी चाहिए। बची हुई 2/3 मात्रा यानी 100 किलोग्राम का 2 भाग करके किसान भाइयों को उसका 1/3 भाग आधा हिस्सा यानी 50 किलोग्राम जब पौधा घुटने के आकार का पहुंचता है उस समय सिंचाई देके और उस समय प्रयोग करना चाहिए तथा बची हुई आधी मात्रा जब नर मंजरी आती है तो उस समय अगर किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाई जब खाद का प्रयोग करते हैं उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई सावधानी नहीं बरतते हैं, क्योंकि अगर कड़ी धूप में वो अगर यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों को लगेगा कि हम
खाद उर्वरक की मात्रा प्रयोग कर लिए, जबकि वो पौधे को नहीं मिल पाता है। वो वोल्टिलाइजेशन लॉस हो जाता है और सारा का सारा उड़ जाता है और पौधे को नहीं उपलब्ध हो पाता है। इसी तरह अगर पानी का ज़्यादा नमी हो तो उसमें भी लीचिंग लॉस होता है और वो बह के चला जाता है। तो किसान भाइयों को जिस समय उर्वरक का प्रयोग करना है, उनको नत्रजन यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो मिट्टी में एक बार हल्का सा चले। अगर मिट्टी उनके पैर से न चिपके तो उस समय उचित नमी उस खेत में है, तो उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करें। तो उस समय पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूरिया का इस्तेमाल करेगा और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती होगी, तो सिंचाई कब करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे? खरीफ के मौसम में ज़्यादातर किसान भाई जो मक्का लगाते हैं वो रेनफेड ही यहाँ पे लगता है, तो किसान भाई सिंचाई नहीं दे पाते हैं। लेकिन किसान भाई अगर खरीफ के मौसम में अगर मक्का लगा रहे हैं तो अगर जैसा पौधा घुटने के आकार का पहुँच रहा है जिस समय खाद हमने कहा था उर्वरक की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए, तथा नर मंजरी जिस समय निकल रहा है उस समय खास ख्याल रखना चाहिए कि उस समय पौधे में पानी की कमी उस समय खेत में ना हो। अगर उस समय सूखा पड़ रहा है तो अगर किसी किसान भाई को पानी की उपलब्ध हो जाता है तो सिंचाई तुरंत कर देनी चाहिए। दाना भरते के समय अगर किसान भाई हल्का नमी खेत में बनाए रखेंगे तो किसान भाइयों को उच्च उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आपने सुना और देखा कि किस प्रकार से मक्के की खेती की जाए और खरीफ मौसम में मक्के की खेती की जाए, तो और उन्नत प्रभेद कौन कौन सा होता है, इस विषय पर हमारे डॉक्टर साहब ने अच्छी जानकारियां दी और मुझे विश्वास है कि हमारे किसान भाई इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर साहब, हमें और डॉक्टर साहब की तरफ से सभी किसान भाइयों को जोहार। नमस्कार। किसान भाई बहनों, अभी अभी आपने देखा और ये जाना कि कीटनाशी दवाएं जो हम छिड़कते हैं खेत में, उससे हम कैसे अपने आप को बचाएं। और साथ में ये भी देखा, एक विषय पर ज्यादा बोलिएगा तो दूसरा विषय कट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, कि खरीफ मक्का का खेत का तैयारी कैसे करें और कौन कौन प्रभेद का चुनाव करें। लेकिन अब हम लोग एक बात को ज़्यादा नहीं दोहराएंगे, इसलिए कि हम लोग का कार्यक्रम का समय अब धीरे धीरे एकदम चूक रहा है, इसलिए फटाफट एकदम पता बताया जाए इजाजत लेने से पहले। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन कोड संख्या 834001। और पता तो आपने लिख लिया है, लेकिन आप हमें पत्र भी अवश्य लिखिएगा। आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कृषि से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो या आपका सुझाव, आप हमें अपना खत अवश्य भेजिएगा। तो अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जोहार।